हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं सिलेबस ऑफ फिजिक्स। आज हम सिलेबस देखेंगे इसमें क्लास 12th का। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हम सिलेबस क्यों देख रहे हैं, तो स्टूडेंट हमें जहाँ पे जाना है, जैसे हमें 12th में अगर मान लीजिए आपने कुछ स्कोर बनाया है, कुछ गोल बनाया है कि हमें 80 प्लस या हमें 85 प्लस यहाँ पे गोल करना है। ठीक है, हम ज़्यादा बड़ा गोल नहीं लेंगे, हम 85 प्लस का गोल लेंगे। तो अगर ये हमने डिसाइड इसके अंदर कर रखा है स्टूडेंट, तो हमें पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस एक्चुअल में क्या है, क्योंकि सिलेबस जब तक पता नहीं होगा रास्ता, जब तक हम जाएंगे किसी इस गोल पे, तो ये आप ध्यान रखिए। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ये आप सभी इनको देखा है आपने, ये क्या है, न्यूटन जी। तो इनको हम नमस्कार करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें नमस्कार करके ही फिजिक्स चालू करना पड़ता है, क्योंकि 11th में आपने देखा ऑल अबाउट द फिजिक्स क्या है हमारा, न्यूटन पे ही बेस्ड था। क्लियर है स्टूडेंट। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो जो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट है हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ हमारी यूनिट कितनी है टोटल इसके अंदर। टोटल हमारे इसमें 9 यूनिट है, और अगर चैप्टर की बात करेंगे तो टोटल हमारे इसमें 14 चैप्टर है यहाँ पर। तो किसी यूनिट में 2 चैप्टर भी, किसी यूनिट में 3 चैप्टर भी है और एक चैप्टर भी है। तो फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेनली क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर हमें 2 चैप्टर पढ़ना है। एक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड, और एक इसका नेक्स्ट चैप्टर है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला। तो हम जब इसकी बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे कौन है, कूलम्स। तो कूलम्स ने ही हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताया था, तो इन्हीं के कारण हम ये सारी चीज़ें पढ़ पा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज समझेंगे, चार्जेस वगैरह कैसे होते हैं, चार्जेस ट्रांसफ़र वगैरह कैसे। जैसे मान लीजिए अभी ये हमारा पेन है, ये मैंने पेन बनाया है जैसे, ठीक है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में तो कोई बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है। तो ये पेन मैंने बनाया था, तो इसमें क्या है, अगर मैं इसे यहाँ पे पकड़ के लिखता हूँ तो इसमें मैं नहीं लिख पाऊँगा। पर अगर मैं इसे यहाँ पे टच करता हूँ, देखिए यहाँ पे टच करता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, ये चार्जेस यहाँ तक ट्रांसफ़र होंगे और मैं अब इस पर लिख पा रहा हूँ। क्लियर है स्टूडेंट। तो देखो चार्जेस से क्या क्या चीज़ होती है, आज आप पढ़ पा रहे हैं तो ये भी चार्जेस से पढ़ पा रहे हैं स्टूडेंट। तो इसके अंदर वही हमको इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कोलम्स लॉ देखना है, जो मेनली हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। देन अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर सेकेंड पार्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमको सबसे पहले देखना है कि पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल भी है यहाँ पर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देन जो थर्ड पार्ट है वो हमारा इसके अंदर बेसिक गॉस लॉ का है पूरा, गॉस लॉ थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस वगैरह का। या तो आप थ्योरम बोल रहे हो या उसको लॉ बोल रहे हो, गॉस। तो गॉस का लॉ जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से चालू होगा। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें समझना पड़ेगी क्या होती है। गॉस की थ्योरम है यहाँ पर। देन उसकी एप्लीकेशन है, तो 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, सेकेंड यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट का, और थर्ड जो इसमें एप्लीकेशन था हमें, जो इस बार नहीं है, यूनिफॉर्म चार्ज थी स्फेरिकल सेल फ्री इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये हट गया है, खुश होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम तो यह पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमें आगे क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है। जैसे आपको जेई देना है, आईआईटी जेई देना है, या फिर नीट वगैरह या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें टॉपिक्स वन पूछे जाते हैं, तो हमें तो क्लियर करना ही पड़ेंगे। पर सीबीएसई ने कर दिया है, भेटा दिया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे अब बढ़ते हैं हम। तो इसका जो सेकंड वाला हमारा चैप्टर है, वो सेकंड चैप्टर है हमारा इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये भी 2 पार्ट में है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और हमारा कैपेसिटेंस वाला पार्ट है। तो इसके अंदर आप इन्हें जानते हैं, इनका सरनेम है वोल्टा। जो हमने वोल्टेज वगैरह लेते हैं, वोल्ट वगैरह, वही इनका सरनेम है, इन्होंने ये ईजाद किया था इस कारण से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस हमें इसमें देखना है, जैसे हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था लास्ट वाले चैप्टर में। और इसमें सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी करना है, फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हमें पढ़ना है, जो सीबीएसई में पूछा ही जाता है, हर 1-2 साल छोड़ के पूछा ही जाता है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लेते हैं। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। देन जो सेकेंड हमारे यहाँ पे ये क्या है, कंडक्टर इंसुलेटर, आपने पहले पढ़े है 10th में। फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर। फिर डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये आपके लिए सारी चीज़ें नहीं है। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वगैरह, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ेंगे फिर तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो ये सभी हमें इसके अंदर निकालनी है। इसमें सीबीएसई ने कोई सा भी पार्ट अभी रिमूव नहीं किया है, ठीक है, इस साल। देन हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा यूनिट नंबर जो सेकंड है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक ही चैप्टर है आपका, ये चैप्टर नंबर थर्ड, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आप सभी इनको पहचानते हैं, टेंथ में आपने बहुत पढ़ा है ओम्स लॉ। तो ये साइमन ओम है और आप सभी को पता है इन्होंने क्या करा था, ओम्स लॉ हमें दिया था, जो क्या बताया था, वी प्रोपोर्शनल टू आई। वी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल, और आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इन्होंने वी और आई के बीच में हमें रिलेशन बताया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्ट हमारा इसमें इलेक्ट्रिक करंट देखना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, होता क्या है। देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटेलिक कंडक्टर। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। देन मोबिलिटी रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ वापस से हमें देखना है, इसको रिड्यूस भी करना है किसी फॉर्म में। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी यहाँ पे देखना है। और जो सीबीएसई ने हटाया है वो हमारा है कार्बन रजिस्टर, कार्बन कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, सॉरी कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जो आपके पेज नंबर सीबीएसई में 107, 108, 109 में दिए हुए एनसीईआरटी में, तो आप वहाँ से वो हटा दिए, क्रॉस लगा दीजिएगा, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टेंस, फिर नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। हमें सेल के बारे में बात करनी है। एक्चुअल में अभी तक हम घड़ी वगैरह में जो सेल लगे आते हैं वो देखते हैं या ये देखते हैं, ठीक है, दूसरे सेल्स वगैरह। तो हमें सेल के बारे में, बैटरी के बारे में पढ़ने को मिलेगा क्या है इसके अंदर। फिर किरचॉफ लॉ है, जो क्या है, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। मीटर ब्रिज है हमारे यहाँ पे, व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिससे हम किसका इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह फाइंड कर सकते हैं। देन पोटेंशियोमीटर है, इससे भी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर डिवाइसेस वगैरह पढ़ने को मिलेगी, इस चैप्टर में बहुत मज़ा आएगा आपको। देन हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमारा थर्ड यूनिट है इसके अंदर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर आपका चैप्टर नंबर फोर्थ है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों बनती है, हमने टेंथ में पढ़ा था ओरिस्टोट का एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम मैग्नेट्स वगैरह देखे थे। तो यहाँ पर मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इस टाइप से, क्योंकि इसी के बाद में हमारा जनरेटर बना था या मोटर बनी थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें। तो फर्स्ट है इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट्स, आपको याद आ रहा होगा टेंथ का, इसके अंदर ये ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट भी था और मैग्नेटिक फील्ड भी हमने पढ़ी थी। देन बायोट सावर्ट लॉ है, इट्स एप्लीकेशन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। टेंथ में हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड देखी थी क्या होती है, बट यहाँ पे बायो सावर्ट ने इसको बताया कि हम निकालते कैसे, फाइंड कैसे करते हैं कितनी मैग्नेटिक फील्ड किसकी होती है। कुछ मैग्नेट आपने देखी उसकी कम रहती है, वो ज़्यादा दूर तक अट्रैक्ट नहीं कर पाती है, कुछ की हाई होती है, इस टाइप से। फिर इसमें एम्पियर्स लॉ है, उसी कुछ अप्लीकेशंस वगैरह इसके बाद है, ये सोलेनोइड, टोलेनोइड, सोलेनोइड, इट इज़ इम्पोर्टेंट। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये हमें देखना है। और यहाँ पे जो साइक्लोट्रॉन था, जो आपका फ्री फोकट का यहाँ पे क्वेश्चन हर बार आता था, मतलब एक साल छोड़ के आता था, तो वो यहाँ से हटा दिया गया है इस बार। 140, 141, 142 पेज नंबर पे एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, उससे क्रॉस कर लीजिएगा, पर हम तो पढ़ेंगे। देन force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field, force between two parallel current carrying conductor, definition of ampere, torque experienced by a current loop in uniform magnetic field। आपको याद आ रहा होगा टेंथ में हमने टॉपिक कौन पढ़े थे, या आपने टॉपिक ये पढ़े होंगे टेंथ में। और स्टूडेंट अब हमको इसकी एप्लीकेशन देखना है, इसके आगे हम समझेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इसमें समझ में आएगा। देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर फिफ्थ पे। तो चैप्टर नंबर फिफ्थ जैसा हमारा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें से बहुत सारा पार्ट हटा दिया गया है इस बार सीबीएसई ने, जैसे आप ये बीच में यहाँ पर भी और नीचे यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, करंट लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बस इतना ही हमें यहाँ पर देखना है। फिर देखना है हमें बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह देखना है जो आपने टेंथ में पढ़ी थी, मैग्नेटिक एलिमेंट्स वगैरह है। अब जो इतना पार्ट है आपका, ये यहाँ से हटा दिया गया है। इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट अलोंग द एक्सियल परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपको इस पेज पे ये मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। देन हम बात करेंगे तो इसमें जो सेकेंड टॉपिक था पैराडाई फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में, हर बार यहाँ पर क्या पूछा जाता था, डिफरेंस पूछा जाता था, बट इस बार वो हटा दिया गया है।
तो वो सिंपल सा मतलब लॉलीपॉप क्वेश्चन आता था कि डायरेक्ट पूछते थे इसको या कुछ इसके यूजेस वगैरह पूछ लेते तो हमारे 2-3 नंबर पक्के हो जाते थे। लेकिन इस बार ये हटा दिया गया है, तो आप ध्यान रखना। पेराडाइट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके एग्जांपल्स वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, फोर्स एक्टिंग दे स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट्स वगैरह, तो आप देख लीजिएगा, है क्रॉस कर दीजिएगा। नाउ मूव टू दी यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 की हम जब बात करेंगे तो वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करेंट एसी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम बात करेंगे तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और अल्टरनेटिंग करेंट भी इंपॉर्टेंट है। आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे हमारा जो करंट है ये हमारे घर में अल्टरनेटिंग करंट आता है या डायरेक्ट करंट आता है, एसी और डीसी, तो उसके बारे में हमको जानने को मिलेगा। तो पहले हम चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही देखना है। उसके बाद फेराडेस लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट, लेंज लॉ, ईडी करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह इसके अंदर हमें पढ़ना है। देन अल्टरनेटिंग करंट में हमें देखना है अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, एसी और डीसी में डिफरेंस क्या होता है, डीसी ज़्यादा डेंजरस होता है, एसी ज़्यादा डेंजरस होता है, कुछ हम इसमें वैल्यूज़ वगैरह निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएगा। और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर। जो ट्रांसफार्मर आप देखते हैं घर के बाहर जो डीपी जिसको बोलते हैं वो इसमें पढ़ना है हमें। और एसी जनरेटर हमें पढ़ना है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो हमारे घर में ही आ रही है, ठीक है, जो पावर स्टेशन पे जनरेट हो रही है। तो वो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, तो उसमें बहुत मज़ा आएगा। देन हम जब आगे बढ़ते हैं तो यूनिट नंबर 5 है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिंपल सी है। क्या है इसके अंदर, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इस बार हटा दिया गया है, ठीक है। मैग्नेटिक वेव्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रांसफर्स नेचर वगैरह वगैरह आपने 11th में पढ़ी थी मैकेनिकल वेव्स। तो वहाँ पर ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स देखी थी। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखना है। मैंने जब कहा था, जब पढ़ाया था, या जिस टीचर ने पढ़ाया था उन्होंने कहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम 12th में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ मैकेनिकल वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता है, तो ये वो आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखना है, एक्सरे, गामा रे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट आपको देखना है। ऐसे अभी कोरोना अल्ट्रावायलेट रे से मर रहा है, तो वो कैसे मरता है, वो जम कैसे मर जाते हैं। एक्सरे, आप जब एक्सरे निकालते हो। फिर माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव में आप खाना पकाते हो तो कैसे पकता है। तो माइक्रोवेव्स के बारे में पढ़ना है, मतलब खाना बनाना नहीं सीखना है, पर माइक्रोवेव्स के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है क्या होता है। देन हम अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा है यूनिट नंबर 6, जो सबसे बड़ी यूनिट हुआ करती थी 12th की। और इस बार हो सकता है कुछ, हाँ, जैसे ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हटा दिए, थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन इतना भी छोटा नहीं है। तो इसमें रे ऑप्टिक्स, आपको जैसे 10th में याद होगा, 10th में भी ये टॉपिक था। तो रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 2 पार्ट में पढ़ना है। जैसे आपको रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन पढ़ना है, स्पेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला वगैरह देखना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द स्पेरिकल मिरर यहाँ से हटा दिया गया है, तो आप ये सारे कोर्स में लगा लीजिएगा, पेज नंबर मैंने दिए हैं। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना है, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर देखना है। जो अभी आप देख पा रहे हो मेरा वीडियो, इसी के कारण देख पा रहे हो इतनी अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको क्या है, अभी ज़्यादा एमबीपीएस की ज़रूरत है। आजकल 4G मोबाइल आ गया है, अब 5G आने वाला है जैसे। तो ये क्या करता है, ऑप्टिकल फाइबर लाइट के थ्रू एनर्जी ट्रांसमिट करता है, जिससे हमें इतनी जल्दी एनर्जी आ जाती है। तो हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर। देन हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर है माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे हम, जैसे बायो माइक्रोस्कोप्स वगैरह यूज़ करते हैं, या टेलीस्कोप हम कोई बाहर की जो हमारे यूनिवर्स की जो प्लानट वगैरह को देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो इसके अंदर पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारा इस बार हटा दिया गया, जो 10 का टॉपिक था बिल्कुल सिंपल सा, तो वो हटा दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। वो तो सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक था, लेकिन बाकी टॉपिक ही इसमें बड़े हैं, तो कुछ ऐसा ज़्यादा हटाया नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर है चैप्टर नंबर 10, वेव ऑप्टिक्स। जैसे रे ऑप्टिक्स है वैसा वेव ऑप्टिक्स है। एक्चुअल में हुआ क्या कि साइंटिस्ट ने पहले जब पता करा, तो जो लाइट होती है वो रे में भी होती है और वेव में भी होती है, मतलब पार्टिकल नेचर भी होता है उसका और वेव नेचर भी होता है उसका। तो इस टाइप से डिफाइन करी पार्टिकल, तो हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, और वेव के साइड डिफाइन करेंगे अगर, तो उसे हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो इस टाइप से 2 चैप्टर है, इसमें भी वही हमें पढ़ना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह वगैरह। बस में हाइजेंस प्रिंसिपल आ जाएगा, हाइजेन ने ही सभी इस वेव ऑप्टिक्स के बारे में बताया था, इसलिए। फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा निकालनी है यहाँ पर हमें, विड्थ वगैरह।
देन जो मेनली टॉपिक इसके अंदर थे, पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, पोलर पोलराइजेशन लाइट, प्लेनो पोलराइजेशन लाइट, ब्रीविस्टर लॉ, ये सब प्लेन पोलराइज्ड एंड पोलरोइड्स वगैरह ये हटा दिए गए हैं, तो आप क्रॉस कर लीजिएगा। देन चैप्टर नंबर जो हमारा यूनिट नंबर जो 7 है, उसमें चैप्टर नंबर 11 है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर। इसका चैप्टर का भी यही नाम है, यूनिट का भी यही नाम है। डुअल नेचर, जैसे हमने देखा कि लाइट का दो नेचर होता है, वो दोहरी प्रकृति की होती है। अगर हम हिंदी में बोले मतलब दो चेहरे होते हैं। चेहरे देखते हैं ना, जैसे हम किसी का भी, किसके दो चेहरे हैं, आगे क्या बोलता है और बाद में क्या बोलता है, फ्रेंड्स वगैरह। तो क्या है, इसमें भी ऐसा होता है। तो इसके अंदर भी क्या है, लाइट क्या है, दोहरी प्रकृति दर्शाती है, मतलब डबल चेहरा लगा के घूमती है। तो एक हम पढ़ते हैं उसको रे ऑप्टिक्स में और पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो डुअल नेचर इसके अंदर ही क्लियर करेंगे किससे क्या हुआ था हमारा। इसमें से डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट हमारा हटा दिया गया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। देन हमारा इसके अंदर है यूनिट नंबर 8, एटम्स एंड न्यूक्ली। ये आपको केमिस्ट्री में भी एटम्स एंड न्यूक्ली तो थोड़ा बहुत यहाँ से जो वहाँ पे और यहाँ पे मिलेंगे, कॉमन मिल जाएंगे, तो आपको इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। एटम्स जो चैप्टर नंबर 12 थे, उसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एस्टीमेट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल, एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन स्पीड। रदरफोर्ड मॉडल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर हमारा 13 चैप्टर क्या है, कंपोजिशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिव, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल डिके वगैरह, ये हटा दिए गए, इसमें मेंशन कर लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर मैंने पेज नंबर दिए हुए। तो अब यहाँ से रेडियो एक्टिव, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, रे एंड देयर प्रॉपर्टी हटा दी गई है। और रेडियो एक्टिव डिके, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ भी यहाँ से हटा दिया गया है, जो आपको केमिस्ट्री में भी है, तो हो सकता है केमिस्ट्री में वो हो भी, यहाँ से हटा दिया है। देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, इट्स वेरिएशन ऑफ मास नंबर भी यहाँ से हटा दिया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यूनिट नंबर हमारी 9 है, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और चैप्टर नंबर 14 हमारा है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स। यहाँ पे सर्किट में लिखा है, तो इस टाइप से हमारा स्टूडेंट। तो सर्किट एनर्जी बेनिंग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली। ठीक है, तो हमें थोड़ा इसमें सिंपल सर्किट वगैरह पढ़ना है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि लास्ट सीबीएसई ने यहाँ से क्या हुआ, पहले कुछ पार्ट निकाल दिया था, कम कर दिया था, और इस बार फिर कम कर दिया है जेनो डायोड वाला। जेनो डायोड बिल्कुल सिंपल सा था, लॉलीपॉप क्वेश्चन, लेकिन ये भी हटा दिया है। तो ये चीज़ यहाँ पे, बाकी आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना है इसके अंदर, जिससे से ही आज कल सारी चीज़ें चल रही है। मतलब हम जो फर्स्ट से 13 चैप्टर तक पढ़ते हैं इसमें, और 14 चैप्टर में फिर उसके सारे यूजेस, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाएगी, क्योंकि सभी का यूज़ हम उसमें करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बनता है, स्कोरिंग चैप्टर, और बहुत ही अच्छा है। तो इसे आप अच्छे से कर लीजिए। खैर लास्ट चैप्टर है तो हो जाता है, मतलब कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर छोटा भी है और सिंपल भी है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट, आज हमने देखा इसके अंदर सिलेबस। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो आप एक बार सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसमें से जो मैंने आज बताया रिमूव डिलीट हुए हैं, वो आप डिलीट कर दीजिए, मतलब माइंड में से अभी, और कॉपी में एनसीईआरटी में क्रॉस लगा दीजिए। बट एक चीज़ ध्यान रखना, हम उसको करेंगे, क्योंकि वो आगे आपको फ़ायदा देगा। और हुआ क्या है कि अगर हम वो टॉपिक नहीं करेंगे तो फिर आगे का नहीं समझ पाएंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू।